अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो भाई अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, या तो रूम की लाइट ऑन कर लेना या फिर सुबह देख लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी 14-15 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करी जहाँ पे मेरे पास काफी सारे लोगों के ना डीएम आए। अभी जो आपने वीडियो देखी है उसी के बारे में। तो उनमें से मेरे पास एक मेल आता है दीपांशु का। दीपांशु ने बताया कि भाई औरत वाली वीडियो अभी तो वायरल होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन जो ये रियल वीडियो है ना, ये आज से 5 साल पहले की है। तो 5 साल पहले दीपांशु अपने घर के बाहर नॉर्मली बैठा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जैसे चिल करते हैं वैसे अपना बैठा हुआ था, जैसे स्लिप वगैरह पे बैठ जाते हैं। तभी दीपांशु की गली में एक औरत आती है। वो दीपांशु के घर के सामने से जा ही रही थी। तभी दीपांशु को ये लगता है कि भाई इस औरत ने ना मेकअप कर रखा है। आपने भी वीडियो देखा होगा, आपको भी ये फील हो रहा होगा कि क्या पता इसने मेकअप कर रखा हो। तो दीपांशु ने पहले तो इसके फेस की साइड देखा कि भाई ये मेकअप होगा। फिर दीपांशु ने इसके पैरों की साइड देखा और उसके दोस्तों ने भी इस औरत के पैरों की साइड देखा था। तो उसे लगा कि भाई ये कोई ट्रिक वगैरह होगी या फिर कुछ मैजिक वगैरह होगा। उन लड़कों ने और दीपांशु ने भाई उस औरत को छेड़ दिया मतलब कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं और कहीं साइड में जाके भीख मांग, तो यहाँ पे छोटे बच्चों को डरा रही है, तो यहाँ पे ड्रामा कर रही है। लेकिन आपको मैं अभी ये चीज बता दूं कि भाई उस औरत के अंदर ना तो कोई फेक चीज थी, जो भी चीज थी भाई उसके अंदर पूरी तरीके से रियल थी। आगे चल के आपकी फटने वाली है। उस औरत ने दीपांशु की तरफ बड़ी डरावनी नजरों से देखा। दीपांशु ने ये चीज नोटिस करी कि भाई उस औरत की आंखें हैं ना, जो वो पूरी तरीके से वाइट हुई पड़ी हैं, जैसे ये जो काला काला सा रहता है ना हमारी आंखों में, वो तो खैर उसके था ही नहीं। जब दीपांशु की तरफ उस औरत ने देखा, उनका आई कांटेक्ट हुआ, भाई दीपांशु की लिटरली फट गई थी। उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा कि भाई तुम यहाँ से जाओ, मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ। अंदर आके उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी एक औरत देखना बाहर है, पता नहीं उसने मेकअप कर रखा है या फिर पता नहीं क्या ड्रामा कर रही है, आप देख के आना जरा। छोटे छोटे बच्चों को डरा रही है वो। उसकी मम्मी बाहर आती है लेकिन उस जगह पे तो कोई था ही नहीं। उसकी मम्मी आगे बोलती है कि दीपांशु बाहर तो कोई है ही नहीं। तो दीपांशु को ये लगा कि चलो मम्मी क्या पता अब तक वो वहां से चले गई हो, मांगने वाली तो थी, ड्रामा करने वाली तो थी, तो क्या पता अब तक वो वहां से चले गई हो। अब आपसे एक बात और बोलनी थी कि जो दीपांशु था ना भाई, वो अपने घर में इकलौता था, ठीक है। दीपांशु, उसकी मम्मी और उसके पापा, उसके मम्मी पापा एक रूम में सोते थे, दीपांशु का एक अलग रूम था। और ये अच्छे खासे ना, मतलब पैसे वाले थे, कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मिडिल क्लास है। उनका अच्छा खासा रूम था, घर था, सही था सब कुछ। अगर आपने अपने मम्मी पापा से भी सुना हो तो जवान लड़कों के जिनके नई नई रेख निकलती हैं, मूछें निकलती हैं, तो उनसे ये बोलते हैं कि भाई तू दोपहरी में बाहर मत जा या फिर रात के समय बाहर मत जा। दीपांशु उसी रात की बात, दीपांशु अपने रूम में सो रहा था, मतलब सो नहीं रहा था, फोन वोन सा चला रहा था अपना, तो हल्की हल्की नींद में था। फोन चलाते चलाते हल्की हल्की नींद में था। दीपांशु का डोर लॉक था, जो एक दरवाजा होता है वो लॉक था पूरी तरीके से। तो दीपांशु को ऐसा फील होता है कि भाई जैसे किसी ने उसका गेट ऐसे पकड़ के हल्का सा पुश करा हो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट फेंक दिया हो गेट, नहीं, हल्का सा ऐसा लगा किसी ने ऐसे करा और गेट हल्का सा खोल दिया। दीपांशु ने अपने कानों में से लीड हटाई, लीड थी, दीपांशु ने कानों में से लीड हटाई, तो ये सोचा कि यार गेट तो नहीं खुला हुआ, क्या पता। उसको ये लगा था कि गेट की आवाज है, तो उसने गेट की साइड देखा, लेकिन भाई गेट की तो मतलब गेट तो खुला ही नहीं था बिल्कुल ही वहां पे। दीपांशु ने फिर से अपने कानों में लीड लगाई और अपना फोन वगैरह चलाता रहा हल्की हल्की नींद में। अब भाई जो दीपांशु का गेट था वो ऐसे करके भड़ाक दीवार में लगा। होता है ना कि गेट खोलते हैं तो पूरा दीवार में लगता है बहुत बार, तो धड़ाक से एक साथ लगा। दीपांशु ने लीड हटाई तो भाई सच में उसका गेट दीवार पे लगा हुआ। उसके मम्मी पापा भाग भाग के आए नीचे से, वो ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहा था, तो उसके मम्मी पापा फटाफट भाग भाग के आते हैं, दीपांशु क्या हुआ, तो गेट वेट की आवाज़ आ रही है बजने की, कि पता नहीं पापा मैं तो आराम से अपना वो चला रहा था फ़ोन, और ना कोई आंधी आई ना तूफान आया, मैंने लॉक लगा रखा है गेट का, उसके बावजूद भी गेट इतना दीवार में बहुत तेज लगा है। दीपांशु बोलता है कि पापा कोई बात नहीं, रात भी काफ़ी हो रही है, आप जाके सो जाओ, क्या पता गेट के लॉक में कोई दिक्कत हो या फिर हवा चल रही हो। मतलब उसने इस चीज़ को ना ज़्यादा माइंड नहीं करा। अब वो रात के 11-12-1 बजे के करीब सो रहा था। उसको, दीपांशु को भाई उसी औरत का सपना आता है, और सपना कोई ऐसा वैसा नहीं था। उसको वो औरत, देख मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, उसको सपने में वो औरत ऐसे दिखाई देती है कि वो उसके बेड के नीचे लूटी हुई है। अब होता है ना हमारे साथ स्लीप पैरालिसिस होता है कि भाई हमारी आंख खुली रहती है लेकिन हम कुछ फील नहीं कर पाते। हम देख सब कुछ रहे हैं लेकिन हम कुछ फील नहीं कर पाते कि भाई कुछ हमारे सामने हो भी रहा है, तो ना हमारा हाथ पैर हिला ना कुछ। दीपांशु ऐसे लेटा हुआ है, उसको साफ साफ अब ऐसा दिख रहा है कि भाई उसका गेट खुल रहा है। उसकी नींद से उठने की बात है ये। दीपांशु को ऐसा लग रहा है कि भाई उसका गेट अचानक से खुल रहा है
और वो औरत छन छन करती हुई, जो मैंने वीडियो दिखाई थी, छन छन करती हुई उसके पास आती है और उसके बेड पे बैठ जाती है। दीपांशु ने जय श्री राम बोल के और धड़ाक से इतनी तेज चिल्लाया भाई, फिर से उसके मम्मी पापा ऊपर आ जाते हैं। दीपांशु के मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा क्या बात हुई, आज रात को हो क्या रहा है, तू पहले मेरे को बात बता क्या हुआ है। दीपांशु डरते डरते अपने मम्मी पापा से बोलता है, पापा आज शाम की बात है, 7-8 बजे की पहले की बात है कि मैं और मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए थे, तभी एक औरत आई थी और मैंने उसे छेड़ दिया था, मतलब ऐसे कि अबे क्या कर रही है, कहीं और जाके भीख मांग। उसके पापा और मम्मी काफ़ी शौक हो गए कि यार तूने ऐसे क्यों करा, पहले तो मेरे को एक बात बता, जब तेरे से वो औरत या फिर तेरे से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा तो तेरा मतलब क्या था उससे ये बात बोलने का। उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुझे हमारे साथ सोना है नीचे तो तू सो सकता है। तो दीपांशु बोलते हैं कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा स्लीप पैरालिसिस ऐसा काफ़ी बार हुआ है। लेकिन दीपांशु के मन को ये बात थी पता कि उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई औरत उसके रूम पे आ रही है और भाई उसके बेड पे आके बैठ रही है। तो दीपांशु बोलते हैं कि पापा एक काम करो, आप नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु ने गेट लॉक करा और भाई अपने फोन में हनुमान चालीसा ऑन कर ली। फटी पे ही तो हनुमान चालीसा याद आती है, किसी को वैसे तो याद आती नहीं है। और भाई हनुमान चालीसा चलते चलते उसको ये नहीं पता कि कब उसकी आंख लग गई। दीपांशु अपने उन्हीं दोस्तों को अपने घर पे बुलाता है जो वो शाम को बैठे हुए थे, 2-3 दोस्त थे, सबको बुला लेता है। तो वो उनसे बात करता है। दीपांशु ऐसे बोलता है कि भाई तुम्हें उस औरत का सपना वगैरह या कोई कुछ ऐसे बात तो नहीं है, तुम आराम से कल रात को सोए थे। दीपांशु के एक दोस्त ने बोला, अब मैं नाम तो देखो आपसे बोलूंगा नहीं, दीपांशु ने मना करा है। अब दोनों तीनों दोस्त आराम से घेरा बना के बैठे हुए और दोस्त बोलता है उसका कि कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ था कि यार मैं सो रहा हूँ और अचानक से मेरी आँख खुली हैं और मैं अपनी पूरी बॉडी को नहीं हिला पा रहा। जैसा दीपांशु के साथ हुआ डिट्टो ऐसे ही उसके दोस्त के साथ हुआ कि मैं अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे बेड के नीचे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गेट खुला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बेड पे आके बैठा है। तीनों चारों दोस्तों के भाई रोंगटे खड़े हो गए। तीनों चारों ने बोला मेरे साथ भी ऐसे हुआ, दूसरे ने बोला मेरे साथ भी ऐसा हुआ, दीपांशु ने बोला मेरे साथ भी ऐसे हुआ। सभी दोस्तों ने एक डिसीजन लिया कि इस चीज के अंदर ना हम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और दीपांशु का एक दोस्त था जिसका मैं आपको फेक नाम बता दे रहा हूँ, जिसका हम नाम रख दे रहे हैं विशाल। तो विशाल उन सब में बोलता है कि भाई हमें डेली तो हनुमान चालीसा देखो रीड करनी है ही, लेकिन मेरी नज़र में एक बाबा हैं जो कि काफ़ी पहुंचे हुए बाबा हैं, काफ़ी सिद्धि करी हुई है उन्होंने, और वो हमसे एक भी फीस नहीं लेंगे। और मैं भी उन्हें जानता हूँ, वो हमारे घर पे आते जाते रहते हैं, तो मेरे को वो कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे उनका घर है, मेरे को सब चीज़ पता है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो बताओ, नहीं तो भाई मैं तो अकेले चले जाऊंगा। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम ना कल, आज नहीं कल हम उन्हीं बाबा के पास जाएंगे। विशाल बोलता है मेरा भी कुछ काम है आज, और कुछ दोस्त बोलते हैं कि मेरा भी काम है, दीपांशु बोलता है कि मेरा भी काम है, मतलब आज फ्री होकर कल अपना बाबा के पास हम पहुंच जाएंगे। आपको एक चीज और बता दो कि जो आत्मा प्रेत जिन विन होते हैं ना, ये भगवान की चीजों से, बाबाओं से, जो अच्छे बाबा होते हैं, पाखंडी बाबा की बात नहीं कर रहा मैं, सभी के मन में ये चीज थी कि हमें बाबा से मिलना है। रात होती है। अब पहली चीज होती है विशाल के साथ। विशाल अपने रूम में सो रहा है, वो भी ऐसे ही सब अपना रिच फैमिली से थे, कोई ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लो था। अब जो चीज हुई थी वो काफी डरावनी होने वाली थी। अब जो विशाल था वो अपने रूम में 10-11 बजे के करीब नॉर्मली फोन चला रहा था, इंस्टाग्राम वगैरह अपना देख रहा था। तभी वो ये देखता है कि भाई उसके इंस्टाग्राम में जो एक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है। उसी वक्त वो रिक्वेस्ट पे ओके करता है तो वो ये देखता है कि भाई वही औरत की वीडियो उसके सामने आई है। वो उस वीडियो को ओके करता है। अब जैसे उसने वो वीडियो भाई ओके करी, वो औरत बुरी तरीके से चिल्लाने लग गई, मतलब ऐसे चिल्लाने लग गई कि उसने जो ईयरफोन लगा रखे थे ना भाई, उसके कानों में से इतना ज्यादा दर्द होने लगा, इतनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई कि अब वो अपना फोन तक अपने हाथों से उठा नहीं पा रहा। विशाल जैसे तैसे डर डर के अपने फोन के पास जाता है। वो ये देखता है कि भाई ना तो किसी की रिक्वेस्ट है ना किसी का मैसेज है, उसका इंस्टाग्राम नॉर्मली ओपन है। अब विशाल ने भाई दीपांशु पे फोन करा, अपने दोस्तों पे फोन करा, दीपांशु ने फोन नहीं उठाया, उसके दोस्तों ने फोन नहीं उठाया। विशाल ये देख के काफी डर जाता है कि भाई कल जो उसके साथ चीज हुई थी वही तो दीपांशु के साथ हुई, वही उसके दोस्तों के साथ हुई। अगर आज जो मेरे साथ चीज हुई है वो बाकियों के साथ अगर हुई हो, क्या पता कुछ ज्यादा भयंकर हुई हो। वो बार बार कॉल पे कॉल कर रहा है लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा। भाई विशाल को पूरी रात नींद नहीं आती, वो बस यही सोचता है कि भाई कैसे सुबह हो और मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊँ। सुबह होती है 9-10 बजे के करीब, उसने फिर से फोन ट्राई करा लेकिन किसी का भी फोन नहीं मिल रहा। वो सबसे पहले दीपांशु के घर पे जाता है। विशाल जैसे ही दीपांशु के घर पे पहुंचता है वो ये देखता है कि दीपांशु की हालत काफी ज्यादा बुरी है। विशाल दीपांशु के पेरेंट्स से पूछता है कि आंटी क्या हुआ दीपांशु को, कल तक तो ये नॉर्मल था, मेरे से हंसते खेलते हुए वो कर रहा था बात। तो उसकी मम्मी बोलती है मेरे को नहीं पता क्या हुआ, रात के समय
इसने अपना फ़ोन बुरी तरीके से दीवार में फेंक के मारा है और तभी से इसे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो रहा है। अब विशाल ये बात सुन के भाई उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि जैसे मेरे साथ हुआ था, अब दीपांशु के साथ अगर ऐसा हुआ है तो काफ़ी सारे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वही सीन है जब उनके दिमाग में वो बाबा वाली बात घूमी थी ना, तो जो भी वो चुड़ैल थी या फिर जो भी वो आत्मा थी, वो ये चाहती थी कि वो बाबा के पास ना जाए। विशाल ने बोला कि आंटी अंकल, मेरे को आपको एक बात बतानी है। शायद अगर ये बात मैं आपको पहले ही बता देता तो आज दीपांशु की हालत ठीक होती। उसके पेरेंट्स थोड़ा शॉक हुए कि क्या बात है, बता मुझे। विशाल ने बताया कि अभी 2 दिन पहले हम घर के बाहर बैठे हुए थे, तो एक औरत आती है, पता नहीं मेकअप कर रखा था, क्या कर रखा था उसने। वो आती है और दीपांशु से लड़ने लगता है, मतलब छेड़ने लगता है उसे कि यहाँ पे भीख वीख मत मांग, बाहर जा। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ दीपांशु ने मुझे ये बात बताई तो थी, लेकिन वो इतनी डीपली नहीं बताई थी जितनी डीपली तू बता रहा है। विशाल बोलता है कि आंटी, ये जो दीपांशु के साथ फीवर हो रहा है और जो इसने फ़ोन फेंक के मारा था ना, कल रात को सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। वही औरत मेरे फ़ोन में अचानक से आ गई थी और बड़ी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। मैंने भी अपना फ़ोन फेंक के मारा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। दीपांशु नहीं संभाल पाया, इसलिए उसे फीवर आ गया और मेरे को डर है कि जो मेरे 2 दोस्त और हैं उनके साथ भी ये सेम चीज़ ना हुई हो। और मेरी नज़र में एक बाबा हैं जिनसे आज हम मिलने जा रहे थे। हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन हम 3-4 दोस्त उन बाबा से मिलने के लिए जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत ने या फिर उस चुड़ैल ने, हमारे मन में ये बाबा से मिलने वाली बात चल रही थी, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा चाह रही थी कि हम बाबा के पास ना जाएं। अब मैं आपको ये बात खुल के बता रहा हूँ कि आप कुछ भी करके हम चारों को उन बाबा के पास ले जाओ। रास्ता मेरे को पता है, बस आप कैसे भी ले जाना। दीपांशु के पापा ने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और दीपांशु और विशाल को बिठाया, और जो उनके 2 दोस्त और थे उनको भी बिठाया और उनके पेरेंट्स को भी बिठाया। विशाल तो पूरी तरीके से अपने होशो आवाज में था, उसे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो विशाल के 2 दोस्त थे भाई, उनकी भी वही हालत हो रही थी जैसे दीपांशु की हो रही है। उसने ये तक बताया कि जैसे वो उन बाबा के पास पहुंचे भाई, उनकी गाड़ी के चारों टायर अपने आप ही फट जाते हैं। सब लोग बाबा के पास जाते हैं और उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि बाबा, हमारे बच्चों के प्राण बचा लो, इनसे पता नहीं क्या गलती हुई है, क्या इनसे मिस्टेक हुई है। बाबा ने बोला, हाँ गलती तो खैर इन बच्चों की है, लेकिन अब ये मेरे धाम पे आ गए हैं तो अब ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब आपसे एक चीज़ और बोलनी थी कि दीपांशु, विशाल तो खैर ठीक था, दीपांशु और उसके जो 2 दोस्त थे भाई, वो धाम पे आते ही पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए थे। बस उनका इतना था कि बॉडी पेन कर रही है और सिर में थोड़ा सा दर्द है, बाकी फीवर नहीं था उनके। अब बाबा खड़े होते हैं और मंदिर में जाके सबके लिए एक एक बोतल में गंगा जल लाते हैं और एक एक हनुमान चालीसा लाते हैं। सबको गंगा जल देते हैं, हनुमान चालीसा देते हैं और सबसे ये बोलते हैं कि तुम्हें हनुमान चालीसा की एक एक लाइन बोलनी है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तुम्हें ये लाइन बोलनी है और गंगा जल का जो ढक्कन खोल के तुम्हें एक घूंट मारना है। तुम ये देखोगे जैसे ही तुम्हारी हनुमान चालीसा खत्म हुई है, तुम्हारा गंगा जल भी खत्म हो चुका है। तुम्हें ये चीज़ बड़े आराम से करनी है और एक एक लाइन का मतलब समझ के करनी है। उन्होंने लगभग आधा घंटे में हनुमान चालीसा सही से पढ़ी और भाई सभी मतलब ऐसे हो गए, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी बिल्कुल ऐसे हो गए कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जब वो बच्चे थे, अब तो ना उनके बॉडी में पेन हो रहा, ना उनके सर में दर्द हो रहा। बाबा ने एक बात बोली, कभी भी किसी को, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बेकार हो, कभी भी उसे बिना मतलब के नहीं छेड़ना चाहिए। चाहे तुम्हारा कोई उससे मतलब हो या ना हो, किसी को टोकना नहीं चाहिए। तो भाई ये थी स्टोरी दीपांशु की। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी दीपांशु। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो भाई यहाँ पे मेरा मेल आ रहा होगा, आप यहाँ पे मेल पे अपनी स्टोरी लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट करके ये बता देना कि भाई वीडियो कैसी लगी।